देवेंद्र जी, मुंबई में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 189 बेकसूर लोग मारे गए थे, 12 लोगों को लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि वो 189 लोगों को किसने मारा? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, ये हमारे लिए भी एक शॉक था, इस प्रकार का निर्णय आना। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्टे किया हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर लड़ेंगे और जो एविडेंस हमारे पास है उन सबूतों के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को एक कहेंगे कि लोअर कोर्ट ने दिया वो जो फैसला है उस फैसले को कायम करें। ओवैसी साहब की बात मैंने पढ़ी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, देवेंद्र फडणवीस की है, और ये सरकार नहीं चाहती कि जो असली मुल्जिम हैं वो पकड़े जाएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ब्लास्ट हुआ 2006 में हुआ, जो मुलजिम पकड़े गए वो 2006 में पकड़े गए, उनके ऊपर केस जो चली 2006 से चली, तो 2014 तक तो हमारी सरकार नहीं थी, तो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए अब पीछे जाकर हमको उसके लिए दोषी करना ये तो मूर्खता होगी। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, वो सरकार भले ही कांग्रेस की हो, मैं ये नहीं कहता कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है या उस समय कोई गलत प्रकार की तफ्तीश हुई है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो हाई कोर्ट जिस प्रकार से अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं कर पाया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमारी बात में कोई ना कोई दम होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया है। लेकिन देवेंद्र जी, जिन अफसरों ने, चाहे वो एसआईटी के थे चाहे पुलिस के थे, इस मामले की ठीक से जांच नहीं की, पर्याप्त सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किए, केस कमजोर रखा, उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि उन लोगों ने जो भी प्रोसिक्यूशन के लिए सबूत जमा किए उसके आधार पर ही लोअर कोर्ट ने उनको फांसी दी। हाई कोर्ट में तो फांसी कंफर्मेशन के लिए गए थे, हाई कोर्ट तो वापस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, तो फैक्ट्स के आधार पर वो अपना निर्णय करता है। तो कुछ कारणों से हाई कोर्ट को ये लगा कि लोअर कोर्ट का निर्णय ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ निर्णय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उसके ऊपर स्टे दिया है, तो ऐसे समय ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे तो एक प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक हमने रुकना चाहिए। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जो पकड़े गए थे लोग, उनसे जबरदस्ती कबूलनामे लिखवाए गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, उन पर जुल्म करती है। ओवैसी साहब ने गजनी पिक्चर देखी है क्या? तो उनको याद करना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार आने से पहले हो गई है। 2014 में हम आए, ये ब्लास्ट ये 6 का है, उसका जो रिजल्ट है वो सारा खत्म होकर 14 में आ गया था। ये बातें इसलिए भी पैदा होती हैं कि आपकी सरकार में ऐसे मंत्री हैं, नितेश राणे हैं, वो ये कहते हैं कि मराठी के नाम पर हमें क्यों मारते हो, जो गोल टोपी लगाते हैं, दाढ़ी उगाते हैं, उनको मारो कान के नीचे, तब पता चलेगा। नहीं, गलत है। किसी को भी भाषा के आधार पर मारा जाना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में आप रहते हो, आपको मराठी आनी चाहिए, ये आग्रह ठीक है, लेकिन ये दुराग्रह नहीं हो सकता। आप कोई मराठी नहीं बोलता है, इसके लिए आप उसको मार नहीं सकते। और ये जो नितेश राणे ने बात कही, वो बात अलग कहना चाहते थे, लेकिन जिस लहजे से कही उस लहजे को मैं समर्थन उसका नहीं कर सकता। वो ये कह रहे थे कि आप हिंदुओं को ही मार रहे हो, इतने बाकी लोग हैं कि जो मराठी नहीं बोलते, आप उनको क्यों नहीं मारते? वो तो कह रहे थे कि मदरसों में मराठी क्यों नहीं पढ़ाते, बिल्कुल उन्होंने बात, आमिर खान क्यों नहीं मराठी बोलते, जावेद अख्तर क्यों नहीं मराठी बोलते। बात उन्होंने जो कही वो एक प्रकार से सही भी है, लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि आप केवल भाषा के आधार पर या किसी धर्म के लोग ये भाषा नहीं बोलते इसके आधार पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये गलत है। इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मराठी के सवाल पर अगर कोई पूछना चाहते हैं आप मुझसे। मुंबई में जो मराठी भाषा को लेके लोगों को मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमका जा रहा है, उस पर आपकी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? देखिए, 2-3 घटनाएं निश्चित रूप से हुई है और जो घटना करेगा उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए कंपलसरी है, हमने उसको कंपलसरी किया है, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जानी चाहिए,
इस प्रकार का आग्रह करना ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मराठी नहीं बोल सकता है, उसको आप मारोगे, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसा जो करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के सीनियर एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को तुम बिहार आओ, तुम यूपी आओ, तुम तमिलनाडु आओ, पटक पटक के मारेंगे। देखिए, ये भी बहुत गलत है। हालांकि उन्होंने क्या कहा ये मैंने पूरा देखा नहीं है, पर अगर ऐसा कहा होगा तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, इतने संकुचित हम कैसे हो रहे हैं। और विशेष रूप से मैं तो हमारे मराठी भाइयों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति क्या, हमारा इतिहास क्या है। मराठों ने केवल महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए लड़ाई नहीं की। इस देश में हिंदवी स्वराज तैयार करने वाले मराठे थे। मराठों ने पानीपत की लड़ाई ये किस लिए लड़ी? वो तो अहमद शाह अब्दाली ये कहता था कि पंजाब, बलूचिस्तान ये सारा मुझे दे दो, बचा हुआ प्रांत आप रख लो, पूरा भारत आपका, ऐसा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मराठे चाहते तो उसके साथ समझौता भी कर सकते थे, लेकिन मराठों ने कहा 1 इंच जमीन हमारी नहीं देंगे, ये हमारे देश की जमीन है। और वहां पानीपत में जाकर मराठे लड़े, लाखों मराठे वहां मरे, लेकिन 10 साल में जाकर वापस इस दिल्ली पर मराठों ने कब्जा किया और भगवा झंडा यहां लगाया। ये मराठों का इतिहास है। ये मराठी आदमी इतना संकुचित हो ही नहीं सकता। देखिए, ये सारी राजनीति है। आम मराठी आदमी को मराठी से प्यार है, मराठी के लिए वो निश्चित रूप से आग्रही है, लेकिन उसके ऊपर हिंसा करने वाला आम मराठी आदमी नहीं है। ये राज ठाकरे तो कह रहे हैं, निशिकांत दुबे को जवाब दिया उन्होंने कहा तुम मुंबई आओ, समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। ये उनको पटक पटक के मारेंगे, वो उनको डुबा डुबा के मारेंगे, ये दोनों से हमारा कोई वाकयात नहीं है। जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे, और जो भारत का कानून कहता है वही हम करेंगे। क्या एक फाइनल सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पिछले कुछ समय से साथ देखने को मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनके दिल भी मिले हैं और इनका महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इनके दिल में क्या है ये तो वही जानते हैं, मुझे पता नहीं इनके दिल में क्या है। लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि लोगों को साथ में लाती है। तो अब राजनीतिक मजबूरी तो दोनों की है, इसलिए दोनों साथ में आए हुए हैं। अब आगे ये क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं इतना आपको कहता हूँ, आज चूँकि आपके पास तो ये एपिसोड रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए बीएमसी के चुनाव के बाद आप ये जरूर एपिसोड दिखाना। कोई भी किसी के साथ चला जाए, बीएमसी के चुनाव में हम ही जीतेंगे। हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए अलायंस है, ये एनडीए अलायंस बीएमसी जीतेगी। लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जो काम नहीं कर सके, बाला साहब ठाकरे जिन 2 भाइयों को इकट्ठे नहीं ले आए, देवेंद्र फडणवीस उनको साथ ले आए। देखिए, ये तो मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कई मीडिया के लोग तो ये दोनों साथ में आए तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो हम ही लोगों ने इनको बाहर निकाला था, हमारा तो कोई हाथ नहीं था। अरे आप आपस में झगड़े, उद्धव जी ने राज ठाकरे को बाहर निकाला, अब वो दोनों साथ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर साथ में आने का श्रेय मुझे मिल रहा है तो मैं तो लेना चाहूँगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। अब पवार साथ में आ सकते हैं, ठाकरे साथ में आ सकते हैं, तो ऐसा भी दिन हो सकता है कि उद्धव और शिंदे साथ में आ सकते हैं। आ जाए तो मुझे क्या, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब पॉलिटिकल अलायंस करना बड़ा आसान होता है, जैसे हमने और अजीत दादा ने अलायंस किया तो पॉलिटिकल अलायंस है। लेकिन जब दिल टूटे हुए होते हैं, जब दिल एक प्रकार से दूर हुए होते हैं, तो अलायंस करना बड़ा कठिन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये दिल का मामला है।